Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और एक नया लीगल सेशन के ऊपर, लीगल जीके सेशन के ऊपर आपका स्वागत है। और आज के सेशन के अंदर मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। तो आप कुछ भी, अगर आपने मेरा कोई भी लीगल सेशन देखा है तो आप उसको साइड रख के इस लीगल सेशन को जरूर अटेंड करिएगा, पूरा का पूरा। इट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो या लॉ स्टूडेंट हो, आप एग्जाम्स की कोई भी तैयारी कर रहे हो ना, अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता तो आप लॉ स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं हो, याद रखिएगा। तो ये चीजें बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, इतनी क्रक्स के अंदर, इतने सीधे शब्दों के अंदर। ये जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है, याद रखिएगा। और आपको ये पता रहना चाहिए कि मेरी अपनी एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और वहां पे स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल में जाके ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। और जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी मेरी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। मेरे माई इंस्टीट्यूट, आपको जो है एक एप्लीकेशन, आईफोन का अपना ऐप स्टोर होता है, तो वहां पे आप माई इंस्टीट्यूट एक एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करोगे। इसको डाउनलोड करने के बाद आपसे एक ORG कोड मांगा जाएगा। तो वो कोड होता है ZPOGS। बात खत्म। मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, आईफोन में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, दिमाग में एक बात क्लियर रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर रेडी कब हुआ था? हमारा बनकर रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद जिन्होंने बनाया था संविधान, हमारे जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर। ठीक है, उस पर हमारे को ध्यान नहीं देना, अभी मुद्दे वाली बात ध्यान रखो। तो जिन्होंने बनाया था उन्होंने बोला नहीं यार, थोड़े टाइम के लिए ना रुक जाओ, हम अपने संविधान को लागू 26 नवंबर 1949 को नहीं करते हैं, हम लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हम अपना संविधान को लागू करेंगे। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सबने मेली भगत, उन्होंने बोला चलो भाई बढ़िया है। तो 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था पूरे के पूरे भारत के अंदर। ठीक है, तो ये डेट्स याद रखनी है कि बनकर रेडी कब हुआ था 26 नवंबर 1949 और लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलो इतनी सी बात है। और ये संविधान हमारा बनाया किसने था? अभी मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, बतेरे मेंबर थे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जब हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था, लागू हो गया था, तो भाई देश को चलाने के लिए कोई सरकार तो चाहिए होगी ना। ऐसे थोड़ी ना कि हम बातचीत कर रहे हैं और सरकार पूरा देश अपना चल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहली बार हमारे सरकार का इलेक्शन हुआ था 17 मार्च 1952 को। मतलब कि संविधान लागू होने के बाद लगभग 2 साल का हम गैप ले लेते हैं, तो 2 साल के बाद यहां पे पहली बार इलेक्शन हुआ था हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, 17 मार्च 1952 के अंदर। इसके बाद क्या हुआ? अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी कि सर एक बात बताओ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, अब 17 मार्च 1952 को पहली बार इलेक्शन हुआ, तो इस दौरान जो ये 2 साल का, मैक्सिमम 2 साल आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये टाइम पीरियड था, तो ये बिना सरकार के चली थी, देश हमारा बिना सरकार के चला था। इसका मैं आंसर दूंगा नहीं। इसके लिए एक केयर टेकर सरकार बनाई गई थी कि भाई हम ना पहली बार इलेक्शन कंडक्ट करने वाले हैं, तो पार्टीज बनाई जाए, पार्टीज के मेंबर्स बनाए जाए, कैसे इलेक्शन होगा, कब होगा, क्या नहीं होगा। तो इसका पूरा एल्गोरिथम बनाने के लिए, प्रोसेस बनाने के लिए टाइम तो चाहिए था ना। तो इतने दौरान कोई केयर टेकर सरकार भी होनी चाहिए थी। तो केयर टेकर सरकार थी हमारे देश के अंदर, वो कंट्रोल करी जाती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इसका मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही सरकार थी संविधान लागू हो जाने के बाद, और पहला इलेक्शन से होने से पहले जो टाइम पीरियड था उस टाइम के अंदर। चलो बढ़िया हो गया। तो हमारे देश में पहली बार इलेक्शन हुआ 17 मार्च 1952 को। जो पार्टी जीती थी उसने शासन अपना चलाया था। तो जब हमारा संविधान लागू हो गया था ना, तो सारी की सारी राज्यों के अंदर एक दिमाग में बात क्लियर हो गई थी कि भैया अब लैंड रिफॉर्म करा जाए, जमीनों के ऊपर अपना रिफॉर्म करा जाए। तो सारी स्टेट्स ने अपना अपना कामकाज, अपनी जमीनों को अपना देन लेन में लेकर आए, एग्रीकल्चर के अंदर लेकर आए, डेवलपमेंट में लेके आए कि भैया ये जमीन इतनी पोर्शन मेरा है, इतना पोर्शन मेरा है, इतना पोर्शन तुम्हारा है, वगैरह वगैरह। तो लैंड रिफॉर्म्स फिर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आने लगे। ठीक है, सरकार भी अपना हाई लेवल पे लेके आने लगी। अब इसके बाद क्या हुआ, 1950 के अंदर ना एक कानून पास करा गया। उस कानून का नाम था बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। ठीक है, जिसमें इस कानून के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि भाई सरकार जो है ना, आपके पास जमींदारों जितनी भी जमीन है ना, वो सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, और आपको उसके बदले अपना जो भी पैसा बनता है सरकार के मुताबिक, तो उतना पैसा तुम्हारे को पकड़ा दिया जाएगा और सरकार तुम्हारी जमीन ले लेगी। ये कानून पास करने का यही इंटेंशन थी। सीधी सी बात हो गई। चलिए जी, जब ये सरकार पास, ये जब कानून पास करा गया, फिर इसके बाद जमींदारों को बहुत दिक्कत होने लगी कि यार ऐसे कैसे सरकार हमारी जमीन ले लेगी और अपने मुताबिक हमारे को पैसे देने लगेगी, और कोई कोई जगह तो पैसे भी नहीं दे रही है। तो ये तो बहुत गलत बात है, सरकार गलत कर रही है, हमारे संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका वायलेशन कर रही है सरकार, तो बहुत गलत बात है। तो इसके बाद एक केस आया, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1951 पटना हाईकोर्ट के अंदर ये केस आया। अब पटना हाईकोर्ट के सामने ये केस आया, जमींदारों ने दुखी होकर पटना हाईकोर्ट के अंदर अपने पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट होते हुए चैलेंज करा था। तो जमींदारों ने बोला कि जज साहब देखिए, ये जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट है ना, ये जो है आर्टिकल नंबर 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, अब तो है नहीं वैसे, मैं बता रहा हूं आपको उस टाइम की पुरानी बात,
राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारा मौलिक अधिकार है जज साहब। तो ये हमारा मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 31 का वायलेशन है। जो ये बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 पास करा गया है ना, ये तो हमारे लैंड रिफॉर्म्स का बहुत ही ज्यादा वायलेट कर रहे हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट, हमारा आर्टिकल नंबर 31 इज आवर फंडामेंटल राइट, इसको वायलेट करा जा रहा है। आप इस कानून को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा जाए। ऐसे ही पटना हाईकोर्ट ने जमींदारों की बात को सुना, समझा, पहचाना, और पटना हाईकोर्ट ने माना कि हाँ ये जमींदारों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, एंड पटना हाईकोर्ट ने इस कानून को गिरा दिया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट जो 1950 कानून पास करा गया था, इसको खत्म कर दिया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया। चलो जी, फिर इसके बाद कुछ साल बीते, आगे जीवन चलता गया, फिर शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1952 का अपना केस आया। अब ये इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ध्यान में रखिएगा। 5 जजेस बेंच थी, और मैंने आपको अपने इसलिए प्रीवियस लीगल जीके के सेशन में पढ़ाया था कि 5 जजेस की सुप्रीम बेंच जो होती है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठती है। ये मत सोचना कि भैया हाई कोर्ट की 5 जजेस बेंच बैठती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिक्लेयर कर दो, गलत बोलोगे तुम। उसको हम केवल 5 जजेस बेंच ही बोलेंगे, और केवल हाई कोर्ट के अंदर फुल जज बेंच को हम 3 जजेस बेंच बोलते हैं। जिन्होंने मेरा प्रीवियस लीगल जीके का सेशन नहीं देखा है ना, तो भाई देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1952 का अपना सुप्रीम कोर्ट का केस आया, तो इसके अंदर बात आई। तो यहां पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ना अपनी पहली अमेंडमेंट करी थी 1951 में, संवैधानिक अमेंडमेंट करी गई थी। तो यहां पे लिखा है ना, मैंने पढ़ाया हुआ भी है तुम्हें, जो उन्होंने मेरी प्रीवियस लीगल जीके के सेशंस फॉलो कर रहे हैं ना, ये चीज मैंने पढ़ाई भी है। तो फर्स्ट हमारा और भी चेंज करे थे, जैसे जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो बैकवर्ड क्लासेस लोग हैं, तो उनको हम कैसे अपब्रिंगमेंट लाई जाए, उनका हम कैसे पालन पोषण करा जाए, कैसे उनको सोसाइटी के अंदर हम एक अपलिफ्टमेंट लाई जाए, इसके ऊपर भी अमेंडमेंट करी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ठीक है, ये मुद्दे वाली बात नहीं है। हमारी मुद्दे वाली बात है कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 आया था ना, उसमें एक और चेंज करा गया था कि भैया 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया था। अब 9th शेड्यूल का मतलब यह था कि भाई इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी सरकार ने चीज डाली हुई है, तो उस पर सरकार खेल बदल कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो जो सरकार करेगी वो बिल्कुल बढ़िया है, भले फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो, भले कुछ भी हो रहा हो, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। मुद्दे की बात ये समझ लो आप। ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कह रहा हूं। प्री में क्वेश्चन आएगा ना, तो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं उसी से आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब थ्योरेटिकल तुम रट्टा मारते जाओ कि दिस इज दिस, कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इस ये बातें लिखी, अरे भाई एक एक पेज पूरा रटने की बजाय मुद्दे की बात समझ लो ना अपनी ही लैंग्वेज में, उससे क्या होगा, तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, अब यहां पे जो है क्या हुआ था कि 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया। अब यहां पे फिर शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1952 सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस बेंच के सामने एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई एक बात बताओ कि जो ये संवैधानिक अमेंडमेंट करी जा रही है सरकार के द्वारा, तो क्या ये फंडामेंटल राइट से ऊपर है? तो ये संवैधानिक अमेंडमेंट करी जा रही है सरकार के द्वारा, इसको हम फंडामेंटल राइट से ऊपर मानेंगे? बताओ भाई। तो यहां पे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सामने ये डाउट आया। ठीक है, अब यहां पे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जब सामने, अरे क्या हो गया भाई, हाँ, जब शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सामने ये डाउट आया था, तो इस डाउट को सॉल्व करने से पहले यहां पे सरकार ने बोला, यहां पे कोर्ट ने बोला कि भाई सुनो सुनो सुनो, आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 2 पढ़ के आओ पहले। ठीक है, तो सबने आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 पढ़ा। तो आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो स्टेट होती है, स्टेट मतलब कि सरकार हो गई, पार्लियामेंट हो गई, राज्य सरकार हो गई, केंद्र सरकार हो गई, तो ऐसा कानून वर्ड यूज करा, इसको मैंने हाईलाइट इसलिए करा, अपने बेरेक में भी इसको गोला लगा लेना, याद रखना। तो द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridge the rights conferred by the fundamental rights, and any law made in contravention of this clause shall the extent of the contravention as be void। इसका मतलब सीधे शब्दों में क्या है कि भैया सरकार के द्वारा अगर ऐसा कोई भी कानून, लॉ वर्ड यूज करा, लॉ, ठीक है, लॉ का मतलब क्या, मान लेते कोई जे एक्ट लाए हैं, पॉक्सो एक्ट लाए हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाए हैं, तो ये सब क्या है, कानून है। अगर कोई कानून ऐसा लाए हैं सरकार के द्वारा, ऐसा लाया गया है, कोई भी सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, केंद्र सरकार हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो अगर कोई भी कानून ऐसा लाया गया है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में है, तो ऐसे कानून को आंखें बंद करके हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 का ये वायलेशन माना जाएगा, एंड ऐसे कानून को आंखें बंद करके वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये हमारे आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज नंबर 2 में बात लिखी हुई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ईजी है। लेकिन हमारा जो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जब ये केस आया था ना, उन्होंने ये चैलेंज करा था कि जैसा साहब यहाँ पे तो 9th शेड्यूल एड ऑन करा गया है। अब ये एड ऑन करा गया है, अब यहाँ पे जो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने एक बात को क्लैरिफाई करा कि भाई देखो, 2 तरह की अमेंडमेंट होके पार्लियामेंट कर सकती है। एक तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स होती है पार्लियामेंट के पास में या सरकार के पास में, कि वो अमेंडमेंट कर सकती है, पहली बात। दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स, जो सरकार के द्वारा करी जा सकती है। तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिया था कि पॉक्सो एक्ट लाई सरकार, जे एक्ट सरकार लेके आई है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगर सरकार लेके आई है, तो ये होता है कानून, ये होता है लॉ। ठीक है, दिस इज द लॉ, LAW, लॉ। ठीक है,
तो इसको हम बोलते हैं कानून। तो अगर सरकार ऐसा कोई कानून लेके आएगी, लॉ लेके आएगी, एक्ट लेके आएगी जो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन में है, उस केस में आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज नंबर 2 पिक्चर में आएगा और उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। अब ये आती है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब होता है कि भाई अगर कोई आर्टिकल है, उसके अंदर कुछ खेल बदल कर दिया, उस आर्टिकल को ही उड़ा दिया, उस आर्टिकल के अंदर ही कोई पॉइंट्स ऐड कर दिए, ठीक है। और जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 9th शेड्यूल ऐड करा गया है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर 9th शेड्यूल को ऐड करा गया है। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा एक नया कानून बनाया गया है? नहीं, यहां पे तो कानून तो हमारा संविधान तो है ही। संविधान के अंदर एक चीज ऐड कर दी, संविधान के अंदर एक चीज डिलीट कर दी, संविधान के अंदर एक चीज को रिपील्ड कर दिया। यही तो करा है सरकार ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का इस्तेमाल करके। इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पावर बोलेंगे। अब यहां पे इसको लॉ शब्द नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। और आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज नंबर 2 में जो शब्द यूज करा हुआ है वो लॉ का वर्ड यूज करा हुआ है। लॉ का मतलब होता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। तो इसका मतलब शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1952 सुप्रीम कोर्ट के केस में 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा ये जजमेंट दिया गया और ये बोला गया कि भैया जो सरकार ने 9th शेड्यूल ऐड करा गया ना, वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, कोई आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 का वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज 2 में वो जो लॉ शब्द है ना, वो अपना ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव लॉज पावर्स में नहीं आता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स में आता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अपने आप में भाई ये राजा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो इसको हम 13(2) का वायलेशन नहीं बोलेंगे। और सरकार ने अमेंडमेंट लेके आई है ना, बहुत बढ़िया अमेंडमेंट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दैट्स इट। तो यहां पे बोल दिया ना कि आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर हो गया? चलो जी, फिर इसके बाद कुछ टाइम और बीता, अपना जीवन चलता रहा। फिर यहां पे केस आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 1965 सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस बेंच, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहां पे बैठी थी। अब यहां पे चैलेंज करा गया था 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, ठीक है, जो कि हमारी 1964 के अंदर आई थी। तो यहां पे क्या करा सरकार ने? एक और खेल करा। सरकार ने क्या करा कि भाई 44 लॉ के एरियाज को उठाकर 9th शेड्यूल में ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। 44 लॉ के एरियाज को 9th शेड्यूल में ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। कि अब कोई आएगा बंदा कि वायलेशन करने के लिए, तो मजे आ जाएंगे सरकार के। तो सरकार तो बोलेगी कि भैया हमने तो 9th शेड्यूल के अंदर खेल बदल कराए, हमने कौन सा कानून लेके आए हैं, हम तो लॉ तो लाए नहीं, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 का वायलेशन नहीं है, जाके पढ़ो शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरकार ने यही खेल करा। तो ये बात हमारे 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब करी गई थी, इसको चैलेंज जब करा गया था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, वो भी चुप रहा। सज्जन सिंह के जो जज साहब थे 5 जजेस बेंच, वो भी चुप रही। उन्होंने कहा कि भाई जो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला गया है, वो ही हम आगे यहाँ पे फॉलो करते हैं। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 9th शेड्यूल बिकॉज इट इज covered, it is in the preview of constituent powers, so it is not a violation of any fundamental right and therefore it is not a violation of article number 13 clause 2 in our constitution. That's it. अब यहाँ पे ये खत्म कर दिया गया भैया। यही मेरे साथ तो ये तो इंसाफ था, इंसाफ नहीं करा गया, आपको भी यही लग रहा होगा और जेन्युइन बात थी। बट उस टाइम की बात है यार, 1965 की बात है, जब संविधान हमारा बना ही था, तो चेंजेस तो आने थे। बट एक नोट की बात याद रखना, बहुत सारे ऑथर्स हैं, हमारे बुक्स के ऑथर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई जो हमारे ये सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था ना, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, इसमें एक जज साहब थे, उनका नाम था जस्टिस मुडोलकर। ये इकलौते ऐसे जज थे सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में, यही इकलौते एक ऐसे जज थे जिनके द्वारा नींव रखी गई थी, नींव पहली ईंट रखी गई थी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के लिए इनके द्वारा ही पहली नींव रखी गई थी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के लिए। दैट्स इट। चलो जी, फिर अपना टाइम बीतता गया, ज्यादा टाइम नहीं बीता, 2 साल ही बीते थे, ठीक है। पहले हमारी देखो ना, हाँ यहाँ पे 1952 से हमारा 1965 का टाइम पीरियड बीता, ये तो ज्यादा टाइम था ना, इसलिए हम यहाँ पे ये 2 साल का टाइम पीरियड था। तो टाइम बीतता गया, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो फिर एक नया केस आया, IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 सुप्रीम कोर्ट। ये 11 जजेस की बेंच थी अपनी, ठीक है। रेशियो क्या थी? 6:5, तो मेजोरिटी 6 की थी। 6 जजेस ने बढ़िया बोला, हाँ भैया ये जजमेंट हम बढ़िया मानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया था। देखो भाई, यहाँ पे बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है ना, वो फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर सकती। भाई कौन है कानून को, जो सरकार है वो कौन है? पार्लियामेंट कौन है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाली? संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, पार्लियामेंट भी संविधान से ही बनी हुई है। क्लियर है? और जो ये मंत्री लोग हैं, जो ये रूलिंग पार्टी है, ये भी संविधान की वजह से ही बनी हुई है। अगर संविधान में प्रोविजन नहीं होगा ना, तो ये सरकार, पार्लियामेंट, रूलिंग पार्टी, लॉज, ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए संविधान हमारा सबसे ऊपर है, संविधान के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है। बट यहां पे मुद्दे वाली बात क्या है? IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर 3 अमेंडमेंट्स को चैलेंज करा गया था। एक तो पहली वही लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है,
फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज करा गया था। इन्होंने बोला था कि भाई सरकार जो है भाई हमारी लैंड एक्वायर कर रही है, हमारे को एडुकेट कंपनसेशन तो दे ही नहीं रही है। मेरी लैंड जो है 10,000 रुपए की है, सरकार मुझे 200 रुपए पकड़ा रही है। 10,000 रुपए की लैंड मेरे को 200 रुपए पकड़ा रही है, ये क्या मतलब हुआ? और कुछ कुछ लोगों को तो भैया 10,000 की लैंड का 200 रुपए भी नहीं दिया, मतलब एक भी रुपया नहीं दिया और उनकी जमीन हत्या ली। अब एक बात बताओ, तुम जिस घर में रह रहे हो, अभी मेरे घर, जिस घर में बैठ के अपने मेरी वीडियो देख रहे हो, और तुम्हारी जमीन सरकार ले ले और तुम्हारे को 1 रुपया दे ही ना, तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? बिल्कुल बहुत बुरा लगेगा ना, मतलब बिल्कुल रोड पर आ जाओगे तुम। ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब लाई गई थी ना, ऐसा हुआ था, लोगों ने के साथ हुआ था, सरकार के द्वारा करा गया था। फिर एक और अमेंडमेंट जो हमारे 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, हमें 44 लॉज अपने 9th शेड्यूल में डाल दिए, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तो 9th शेड्यूल को ऐड करा गया था, ठीक है। फोर्थ को अपना लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करी गई थी। अब यहाँ पे आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जो हमारे 11 जजेस की बेंच बैठी थी, उन्होंने क्लियर बोला कि भाई जो ये सरकार संविधान के अंदर अमेंडमेंट भी करती है ना, ये भी हमारा लॉ है। और अगर ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स जो हमने अभी शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में के अंदर केस के अंदर डिफरेंस पड़ा था ना, कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स, भाई ये कुछ नहीं होता, दोनों सेम चीज है। आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने बोला कि इसका डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों हमारा लॉ की कैटेगरी में आएगा, दोनों हमारा आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 के प्रीव्यू में आएगा, कि अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हो वो भी लॉ है, अगर आप संविधान में कुछ खेल बदल कर रहे हो वो भी लॉ है। तो आप संविधान के अंदर खेल बदल ऐसा नहीं करोगे जो अपना फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन के अंदर होगा। तो आपको अगर संविधान के अंदर खेल बदल करना है तो आप उतना ही खेल बदल कर सकते हो जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेट ना हो रहा हो, बात खत्म हो जाती है। यही हमारा आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 11 जजेस ऑफ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था। एंड लेजिस्लेचर कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट करें। याद रखें, अमेंड तो कर सकती है क्योंकि आर्टिकल नंबर 368 हमारा पिक्चर में है, तो अमेंड नहीं कर, अमेंड उस लेवल का कर सकती है जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। दिमाग में ये चीजें क्लियर करना, कहानी के रूप में बता रहा हूं जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है। चलो, अब जैसे ही अपना सज्जन सिंह का केस आया तो पार्लियामेंट जो है 24 नहीं, ये सज्जन सिंह मत लिखना यहाँ पे, मैंने गलत लिख दिया। जब हमारा गोलकनाथ का केस आया ना, जब हमारा गोलकनाथ का केस आया, ठीक है, जब हमारा गोलकनाथ का केस ये जजमेंट डिलीवर हो गया, फिर सरकार की ना ईगो हर्ट हो गई। सरकार ने कहा यार ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत ही अजीब जजमेंट दे दिया, हमारी पावर सारी छीन ली, अब तो हम जनता के साथ उनका दुरुपयोग हम कर ही नहीं पाएंगे। फिर सरकार ने क्या करा, आ जाओ बेटा, हम जो है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, आप अभी अपना बेयर एक्ट खोलना, अभी के अभी खोलना कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट, उसमें आप आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज नंबर 4 ओपन अप करो और उसके अंदर फुट नोट लिखा होगा आपका, फुट नोट में चेक करना, वहां पे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा हुआ है, और वहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज नंबर 4 में कि जो आर्टिकल नंबर 13 है ना हमारा पूरा का पूरा, वो एप्लीकेबल आर्टिकल नंबर 368 के ऊपर होता ही नहीं है। आर्टिकल नंबर 368 के ऊपर आपका आर्टिकल नंबर 13 जो है एप्लीकेबल होता ही नहीं है। ये हम 4th क्लॉज में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद सरकार ने कर दिया, क्योंकि ईगो हट हो गई थी ना, क्योंकि संविधान ने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार की सारी पावर छीन ही ली थी। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 सुप्रीम कोर्ट 11 जजेस बेंच, रेशो हमारी थी 6:5 के अंदर, वो छीन ही ली थी, सरकार की ईगो हट हो गई थी। फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया था, ठीक है, एंड इन्होंने 4th क्लॉज ऐड कर दिया गया था अपना आर्टिकल नंबर 13 में। एंड आर्टिकल नंबर आप 368 भी अभी के अभी ओपन अप करो, उसके अंदर आप हेडिंग लिखी हुई है ना, पावर टू अमेंड एंड प्रोसीजर ऑफ द संविधान ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उसमें पढ़ोगे ना तो वहां पे भी फुट नोट लिखा हुआ है। फुट नोट नंबर 1 ही होगा या 2 होगा, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा, उसमें फुट नोट पढ़ना, वहां पर भी आपको दिखेगा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वहां पे 368 में भी बोल दिया था पावर वर्ड यूज कर, पहले पावर नहीं हुआ करता था आर्टिकल नंबर 368 के अंदर, पहले पावर वर्ड यूज नहीं करा जाता था, बट ईगो हट थी सरकार की, तो सरकार ने क्या करा, अपना पावर वर्ड वहां डाल दिया कि सरकार के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, ठीक है, भले कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, भले कुछ भी हो रहा हो, आर्टिकल नंबर 13 368 के ऊपर एप्लीकेबल होता ही नहीं है, बात खत्म हो जाती है। अभी मैं यहीं तक की कहानी आपके लिए रोकता हूं, फिर इसके आगे की कहानी हम जो है अपना नेक्स्ट लीगल जीके का जो सेशन आएगा अगले दिन, वो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी लोगों ने मेरे सेशन पढ़ लिया है तो आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 सुप्रीम कोर्ट तक रिवाइज कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। जो लोग अपडेटेड हैं, जो लोग अपना फोकस होकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बस सब उन्हीं का लोगों का बारे नारे होंगे, बढ़िया होगा सब कुछ, आप अपना कमांड बना पाओगे एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, कभी भी धप्पा हो जाओगे, इससे बेहतर है ना भैया साथ साथ पढ़ते रहो, ठीक है। तो याद रखना, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ बता देना, ठीक है जी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के, बाय बाय।